गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, 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 नमस्ते, 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 हाय एवरीबॉडी। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनीष कह रहा है ये क्या हो रहा है? वाह वाह वाह, क्या नाम लिखा है तूने, वाह मनीष, वाह वाह वाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ। मैंने बोला था इसमें ना चैप्टर का नाम गलत लिखा हुआ है, तो इसने क्या अक्षरों को सजाया है। कोऑर्डिनेशन में COO को देखो, कोऑर्डिनेशन में O को देखो बीच में, है ना, एंड और इंटीग्रेशन को देखो। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल। शुरू करें फिर मनीष? इसलिए कहते हैं ना टीचर बनना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। एक कोऑर्डिनेशन तुमको लिखने के लिए क्या दिया, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ही खराब हो गया एकदम। वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज का डेट क्या है? 28। अरे कोई नहीं, 28 ऑफ अक्टूबर 2024। यस यस एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई एम वेरी वेरी नाइस। आप कैसे हैं ये बताइए। चलिए शुरू करते हैं बेटा। कह रहे बेस्ट है, वाह वाह वाह। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बारी करेंगे क्विक रिवीजन लास्ट क्लास का, ठीक है? चलिए, यस, हमारा आज का टॉपिक है थाइमस पीनियल पैंक्रियाज। मुझे एक ना कैल्शियम होम्योस्टेसिस का एक वो बनाना है। ये मेरे बालों को क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक कैल्शियम होम्योस्टेसिस का एक बेटा फ्लो चार्ट बनाना है, और उस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं थाइमस से, ठीक है। लेकिन एक समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं, मेरे को थोड़ा सा गजनी वाली फीलिंग आ रही है बीच बीच में, ठीक है ना। हैप्पी दिवाली, अभी तो हैप्पी दिवाली हुई नहीं है, हैप्पी दिवाली तो अभी होने वाली है बेटा। और दिवाली हैप्पी तो तभी होगी बेटा जब आप हैप्पीली पढ़ाई करेंगे और हैप्पी मार्क्स लेके आएंगे। जो बच्चा पढ़ाई हैप्पीली नहीं करता है, उसके मार्क्स हैप्पी नहीं आते हैं, सैड आते हैं, उसकी दिवाली हैप्पी कैसे होगी बेटा। दिवाली हैप्पी करने के लिए मार्क्स हैप्पी वाले होने चाहिए, पढ़ाई हैप्पी वाली होनी चाहिए, तभी बेटा होगी हैप्पी दिवाली, ठीक है। इसी बात के साथ में शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया। इट हैज 2 lobes connected with the help of beta isthmus. 2 lobes connected with the help of isthmus, ठीक है ना। यस, 2 lobes connected with the help of isthmus. एंड जब आप इन लोब्स का सेक्शन देखते हो तो आपको नजर आता है इसके अंदर फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स के बाहर नजर आता है आपको स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में नजर आते हैं आपको बेटा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। जो आपकी फॉलिकल्स होती है बेटा, इन फॉलिकल्स के अंदर होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और यही फॉलिकल्स बेटा स्टोर करती है हॉर्मोन्स को। ये फॉलिकल्स क्या करती है बेटा? स्टोर करती है हॉर्मोन्स को, ठीक है ना। कौन से हॉर्मोन्स को? T3 और T4। कौन से हॉर्मोन्स को? T3 एंड T4। ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स है बेटा, दीज पैराफॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट्स कैल्सीटोनिन या फिर TCT नाम का हार्मोन, थायरोकैल्सीटोनिन। इसका काम तो कैल्शियम रेगुलेशन के साथ साथ होता है, यानी कि कैल्शियम रेगुलेशन का होता है बेसिकली। इट इज अ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करती है, ये कैल्शियम को ब्लड से लेके जाके बोन्स में डिपॉजिट कर देती है, और भी अदर वे से ब्लड कैल्शियम को कम करती है, बट इसका काम होता है हाइपोकैल्सीमिक, यानी कि ब्लड कैल्शियम को कम करना। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर T3 और T4 बनते हैं। इनको बनने के लिए चाहिए होता है आयोडीन, और इनको बनने के लिए चाहिए होता है एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, है ना, उसके साथ ये आयोडीन जुड़ता है। तो मैंने आपको बताया था T3 का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन,
T4 का नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन। ये T3 T4 का नाम कैसे आया एक्चुअल में, मैंने कहा था कि अगर बेटा एक आयोडीन और एक टायरोसिन बेटा कंबाइन होते हैं तो बनता है मोनोआइडोटायरोसिन, लेकिन अगर बेटा दो आयोडीन कंबाइन होते हैं टायरोसिन से तो बनता है बेटा आपका डाईआइडोटायरोसिन। जब MIT DIT कंबाइन करते हैं तो बनता है T3, जब DIT DIT कंबाइन करते हैं तो बनता है T4। T4 को थायरोक्सिन नाम से भी जाना जाता है। T3 T4 को कंबाइन करके बोला जाता है थायराइड हॉर्मोन्स। T3 T4 कंबाइंड आर कॉल्ड एज थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक है, इनके बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है आपका BMR मेंटेन करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करना, द बेसिक कैलोरीज दैट इज रिक्वायर्ड इन योर एवरीडे लाइफ टू सस्टेन योर नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे कामों को करने के लिए एट रेस्ट जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको ये रेगुलेट करता है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर, थायराइड हॉर्मोन्स आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किडनी फंक्शन को भी बेटा अफेक्ट करता है। ये इराइथ्रोपोएसिस करवाता है, यानी कि RBC सिंथेसिस करवाता है। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे T3 T4? इट अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। थायराइड हार्मोन्स आपके इनडायरेक्टली हार्ट रेट को भी बेटा रेगुलेट करता है। और मैंने कुछ बताया था थर्मोजेनिक, हाँ थर्मोजेनिक तो मैंने बताया था, यस टेम्परेचर रेगुलेशन इसीलिए। ठीक है ना। सो ऑल दीज फंक्शंस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ योर थायराइड हार्मोन्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म मैंने बताया होगा, है ना। टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। और मैंने आपसे कहा था कि एक टैडपोल लार्वा का कन्वर्जन एडल्ट फ्रॉग में तभी हो पाता है जब इसमें थायराइड हार्मोन्स होते हैं। थायराइड हार्मोन्स नहीं होंगे तो इनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, राइट। यस यस एवरीवन। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सिंपल सी बात है। अगर मैं प्रोटीन को कैटाबॉलिज्म कर रही हूं मतलब मैं प्रोटीन तोड़ रही हूं, अगर मैं प्रोटीन एनाबॉलिज्म कर रही हूं यानी मैं प्रोटीन बना रही हूं। प्रोटीन बनेगा कैसे? अमीनो एसिड के जुड़ने से। अगर मैं प्रोटीन को कैटाबॉलिज्म कर रही हूं तो प्रोटीन टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा? अमीनो एसिड्स में। ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, फिर मैंने आपको बताया बेटा कि थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायराइड कम बनना, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन ज्यादा बनना। जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है तो इसमें आपने बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म में सिंपल गॉइटर पढ़ा और क्रिटिनिज्म पढ़ा। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने की कंडीशन में आपने पढ़ा ग्रेव डिजीज या एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। देखो सिंपल गॉइटर, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर दोनों में ही एनलार्जमेंट हो रहा है थायराइड ग्लैंड का, लेकिन एक है जो हाइपर की कंडीशन है यानी ग्रेव डिजीज, एक हाइपो की कंडीशन है यानी कि सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर में देखो सिस्टम, मामला बिल्कुल सिंपल सा है। आपकी हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है तो एंटीरियर बनाती है TSH। ये आपके थायराइड को सिग्नल देता है तो थायराइड बनाता है T3 T4। फंडा सिंपल सा ये है कि अगर T3 T4 बेटा होते हैं बहुत ज्यादा, T3 T4 होते हैं बहुत ज्यादा तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को और फिर वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को कि और कृपया करके मुझे ना बनाएं, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा हूं। अगर इनका अमाउंट हो जाता है कम बेटा तो ये क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को और वो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भैया अब मेरा अमाउंट कम है तो प्लीज मेरी फॉर्मेशन को इंक्रीज करो। दिस इज द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इट इज द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब सिंपल गॉइटर होता है तो आपकी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। जब कमी होती है तो बेटा पॉजिटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। पर इतना पॉजिटिव फीडबैक जाने के बावजूद बेटा थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाते। पॉजिटिव फीडबैक जाने के बाद भी थायराइड हार्मोन नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आयोडीन की डाइट में कमी है। अगर बेटा आयोडीन की कमी होगी ना डाइट में तो क्या होगा बेटा, आपकी थायराइड ही नहीं बनेगी। टायरोसिन के साथ में जब तक आयोडीन जुड़ता नहीं है तब तक बेटा हार्मोन्स ही नहीं बनते। आपका डाइट में आयोडीन नहीं है, आपकी थायराइड की कमी है, आप सिग्नल देते जा रहे हो पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को
वो सिग्नल दे रहा है थायराइड ग्लैंड को, फिर भी थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा बिकॉज आयोडीन की कमी है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिंपल ग्वाइटर। क्रेटिनिज्म की कंडीशन है जब मां के पेट में, मां के अंदर ही बेटा थायराइड की कमी है, इवेंचुअली बच्चे के अंदर भी थायराइड की कमी होती है, या जन्म से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें थायराइड की कमी हो गई। क्रेटिनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ऐसे बच्चे के अंदर, क्योंकि थायराइड टिश्यू डिफरेंशिएशन करता है, तो ऐसा बच्चा जो बेटा पैदा होता है इसमें मेंटली रिटार्डेशन होने की संभावना है, लो आईक्यू, स्किन टाइप भी बेटा कहीं ना कहीं स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, क्योंकि थायराइड इनडायरेक्टली उसको भी इंपैक्ट कर सकता है, तो लो बीएमआर, लैक ऑफ एबनॉर्मल स्किन टाइप, लैक ऑफ अलर्टनेस, मेंटल रिटार्डेशन, लो हार्ट रेट, लो बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपको क्रिटिनिज्म के केस में दिखती है। हाइपरथायरॉइडिज्म, ग्रेव डिजीज, एक्सोप्थेलेमिक ग्वाइटर, बल्ज्ड आउट आईज होती हैं। थायराइड बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक ऐसे एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनते हैं जो कहते हैं देखो भैया मैं तो टीएसएच को कॉपी करूंगा, और मैं अगर टीएसएच को कॉपी करूंगा यानी कि मैं अब बन चुका हूं, और मैं कॉन्स्टेंटली क्या करूंगा मैम, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करूंगा, चाहे जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो। देखो एनलार्जमेंट इन थायराइड ग्लैंड, या सॉरी हाइपरथायरॉइडिज्म जो होता है ना, थायराइड ज्यादा बनना, ये क्या होता है कई बार कैंसर की वजह से भी हो सकता है, नोड्यूल्स बन गए हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए हैं, उसकी वजह से भी थायराइड ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब ये मैं केस बता रही हूँ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, जहां टीएसएच के जैसे एंटीबॉडीज बने हैं, ये कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड को। अब जब ये कॉन्स्टेंटली थायराइड को स्टिमुलेट करेंगे तो हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन आ जाएगी। हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन तो आ जाती है बेटा, और आप कोशिश करते हो कि इसको रेगुलेट कर सको। देखो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म तो नॉर्मल तरीके से काम करेगा यार, इसके कुछ ज्यादा ही तेज बोल लिया बेटा मैंने। कांस्टेंट स्टिमुलेशन से क्या हो गया ना बेटा, T3 T4 बहुत ज्यादा हो गया। कांस्टेंट स्टिमुलेशन से T3 T4 बहुत ज्यादा हो गए। अब नॉर्मली तो नेगेटिव फीडबैक मिल जाना चाहिए। देखो नेगेटिव फीडबैक नॉर्मल वाला तो मिल जाता है, लेकिन इनको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकता। अगर इनको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्या होगा बेटा, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट होगा आपका थायराइड, और हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा बात। दिस इज ग्रेव डिजीज। बल्ज्ड आउट आईज, बॉडी वेट भी कम हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट हो जाती है बेटा अगर थायराइड हार्मोन इंपैक्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा था अगर थायराइड की कमी हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपैक्ट करता है। इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर प्रॉब्लम है तो थायराइड की भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी फीमेल्स में। ठीक है, फिर आपने कैल्सिटोनिन का फंक्शन तो पढ़ लिया जो पैराफोलिकुलर सेल से प्रोड्यूस हो रहे थे। थायराइड के पीछे होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। एक लोब के पीछे 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड, टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं जो पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये होता है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, अलग अलग तरीके से बढ़ाता है। अगर देखा जाए कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन मिल के कैल्शियम होम्योस्टेसिस कर रहे होते हैं, यानी कैल्शियम को ब्लड में रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं जो मैंने आपसे कहा था, मेडिजी वाले बच्चों के पास तो होगा ही वो फ्लो चार्ट, बट मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। वैसे हमने सारे पॉइंट्स बेटा ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एज सच मैं इस टेबल में कुछ नया नहीं बताऊंगी, बट मेडिजी में भी दिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये बना के बता दे रही हूँ कि किस तरीके का एक फ्लो चार्ट बेटा आप बना सकते हैं। अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से ब्लड कैल्शियम कम होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ब्लड कैल्शियम ज्यादा होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, और दोनों मिलके कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं ब्लड में कैल्शियम का लेवल। ठीक है ना, तो हेडिंग डालेंगे क्या, फिर हम नया ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। हम बेटा हेडिंग डालेंगे क्या, कैल्शियम होम्योस्टेसिस। एक छोटा सा बेटा फ्लो चार्ट है, हेडिंग डालोगे कैल्शियम होम्योस्टेसिस, मतलब बेसिकली अ बैलेंस, अ रेगुलेशन। कैसे होम्योस्टेसिस होती है कैल्शियम की, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन मिल के काम करते हैं। ठीक है ना, तो आप नए पेज से स्टार्ट करो बेटा। देखो मैं एक फ्लो चार्ट एक कुछ चीजें ऐसे लिखूंगी, कुछ चीजें ऐसे लिखूंगी, और फिर बेटा मेरे को एरो बना के ऐसे लिखना है। तो अभी जो मैं बेटा बना रही हूं ना, मैं यहां वाला बनाऊंगी और यहां वाला बनाऊंगी, तो लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा। तो लेफ्ट साइड में कीप अ लिटिल स्पेस। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हो, आपको लैंडस्केप में करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हो। ठीक है ना, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हो। तो मैं कह रही हूं एक कंडीशन है, व्हेन
blood calcium level, when blood calcium level is, हाँ, when blood calcium, आज कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस है बेटा, है ना, when blood calcium level is high, इसको एक डब्बे में डालते हैं, when blood calcium level is high, एक कंडीशन ये है, और यहां हम लिखेंगे when blood calcium level is low, when blood calcium level is low, when blood calcium level is low, ठीक है। जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई है तो क्या हो रहा है, और जब ब्लड कैल्शियम लेवल लो है तो क्या हो रहा है। तो बेटा जब ब्लड कैल्शियम, अच्छा तो मैंने ऐसे एरो क्यों लगाया, ताकि ना वो बनाने में आसानी होती है, इसलिए क्रिस क्रॉस बनाते हैं। जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई होता है तो बेटा कौन आएगा ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने। मैंने कहा ब्लड कैल्शियम ज्यादा हो या ब्लड कैल्शियम कम हो, उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हारे पास हार्मोन्स है। जैसे जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बेटा ज्यादा हो जाता है तो जो हार्मोन ब्लड कैल्शियम को कम कर सकता है वो रोल प्ले करेगा। यानी कि मैंने एरो लगाया है व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई, तो बेटा रिलीज, क्या रिलीज होगा, रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन होगा या नहीं, और कैल्सिटोनिन अपना जादू करेगा। कैल्सिटोनिन अपना जादू तो क्या ही करेगा बेटा, कैल्सिटोनिन कमाल करेगा, अपना फंक्शन करेगा, अपने फंक्शन को करेगा, जो भी उसका कार्य है बेटा वो कार्य करेगा, और अपना काम करके ये एक्चुअल में क्या कर देगा बेटा, ब्लड कैल्शियम को कम कर देगा। जैसे ही ब्लड कैल्शियम बहुत ज्यादा कम होने लग जाएगा तो क्या रिलीज होने लग गया बेटा, जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या रिलीज होने लगेगा बेटा, रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन, रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन, यस, रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन, हाँ ये रिलीज होने लगेगा, यस और नो। जैसे ही पैराथॉर्मोन रिलीज होगा बेटा वो अपना जादू दिखाएगा, और जैसे ही ये अपना जादू दिखाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा। बताओ ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि नहीं। मैम मेडिजी ये तो बनाना है क्या, बेटा अपनी प्रैक्टिस के लिए हमेशा बनाया करो, है ना, अपनी प्रैक्टिस के लिए हमेशा बनाया करो। देखो मेडिजी इज अ सपोर्ट फॉर यू, उसमें हो सकता है कुछ कई बार ऐसी चीजें भी मिले जो शायद हम यहाँ पे नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम क्लास में कुछ इनकम्प्लीट करते हैं, ये लोड मत लो अपने दिमाग के अंदर। बट आलसी पने के लिए किताब नहीं रखी है, चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, कोई भी चीज हो, पर लिख के प्रैक्टिस किया करो। अभी तो 11वीं कक्षा में हो, ठीक है ना, उसमें हर चीज सिस्टमैटिक मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में फिर भी प्रैक्टिस किया करो, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। तुम्हें सब्जेक्टिव भी देना है, फिर लिखने की आदत छूट जाएगी, कान चोरी नहीं करनी है बेटा, सपोर्ट के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखो ही मत बिल्कुल। पैराथॉर्मोन बेटा देखो इस तरीके से रेगुलेशन हो रही है, लेकिन पैराथॉर्मोन के लिए मैं एक और बात लिखूंगी। पैराथॉर्मोन बेटा और एक चीज कर सकता है, इट एक्ट्स ऑन किडनी। ये किस पर काम कर रहा है बेटा, किडनी पर काम कर रहा है, ये किडनी पर काम कर रहा है, और ये किडनी पर काम कर रहा है मतलब कि ये स्पेसिफिकली काम करता है जेजी सेल्स पर। किडनी पर काम कर रहा है मतलब ये स्पेसिफिकली काम कर रहा है जेजी सेल्स पर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पर। और जब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पर काम कर रहा है, एक्चुअली में जेजी सेल्स प्रोड्यूस करती है कैल्सीट्रायोल। जेजी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है मैम, कैल्सीट्रायोल। इसके बारे में भी हम लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, मैं बस आपको एक फ्लो चार्ट में होम्योस्टेसिस को इजी लास्ट रिवीजन के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसा होता है। ये कैल्सीट्रायोल क्या करती है, जीआई ट्रैक्ट पर एक्ट करती है, आपके गट पर एक्ट करती है, और गट पर एक्ट करने के बाद आपके फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाती है, और जैसे ही कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है यानी इवेंचुअली आपका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है।
आपका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, समझे कि नहीं? यस एवरीबॉडी। बताइए किसी को कोई दुख दर्द समस्या? बिल्कुल भी दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना आपको रियल वाली दुख दर्द समस्या है बेटा, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? ओ नहार बेटा प्लीज एक्सप्लेन, सारे लोगों के पास तेरे लिए बड़ा टाइम है जो प्लीज एक्सप्लेन एनीवन कर रहा है। क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए तेरे को? हाँ हाँ, सबने बैच में पैसे इसीलिए तो दिए ताकि तेरे को एक्सप्लेन कर पाए। अपना कीमती वक्त निकाल के नहार को हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, भैया देखो उसको उसको बताना ही पड़ेगा, इसीलिए तो हम बैच में आए हैं। उसको नहीं बताएंगे तो हमको पाप लगेगा। पढ़ाई कर ले बेटा। इतनी अगर अटेंशन बेटा तू कमेंट्स में लिख रहा है, इतनी अटेंशन पढ़ाई में दे देता तो किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता, खुद पढ़ लेता तू। एकदम क्लियर मैम, खूब भालो। तो ये होता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस। और बेटा जिस तरीके से ना ब्लड कैल्शियम बढ़ना या घटना कंट्रोल किया जा सकता है ना, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। कोई भी चीज जो एक दूसरे के विपरीत काम करती है ना बेटा, उसे एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। ये एक दूसरे के एंटेगोनिस्ट होते हैं। एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है ऐसे हॉर्मोन्स जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। समझ गए? यस एवरीबॉडी, समझ गए? यस एवरीवन, ठीक है। अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा दो बहुत ही छोटे छोटे से ग्लैंड्स, एक है थाइमस, एक है पीनियल ग्लैंड। पीनियल तो असली में भी बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा सा, स्मॉल, आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, अभी मैं बताती हूं। और थाइमस, छोटे छोटे ग्लैंड्स, टॉपिक वाइज बहुत छोटे हैं, कोई डिसऑर्डर्स भी नहीं है इसके साथ। ग्लैंड, वो गाना नहीं होता बेटा, नाम बड़े, नहीं वो तो उल्टा गाना है, नाम बड़े और एक काम है छोटे, बट इसका नाम है बेटा वो छोटा सा, बट टॉपिक है छोटा सा, बट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं पहले बेटा बात करना चाहूंगी थाइमस के बारे में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ना तुम ना मैं ना कोई बेटा, हमारी इम्यूनिटी ही डेवलप नहीं होती। ये जो हम इम्यूनिटी, हालांकि अभी भी बेटा हम सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है ना, वो तो बहुत सारी चीजों पे भी डिपेंडेंट होती है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बेटा कंट्रोल कर रहा होता है। तो आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी थाइमस ग्लैंड की, ठीक है ना? हाँ नाहर बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ ले। पैराथायराइड ग्लैंड नॉट कंप्लीट, पैराथायराइड ग्लैंड नॉट कंप्लीट, क्यों भैया उसमें क्या छूटा हुआ है? मैं जरा देखूं तुम्हारे नोट्स, कंप्लीट तो था पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा जी, एक बारी मैं तुम्हारे क्लास नोट्स देखती हूं, क्या बचा है उसमें। पैराथायराइड ग्लैंड नॉट डन, क्या बात कर रहे हो यार? क्लास नोट्स, अरे भैया उतना ही था, उतना ही तो था। तुम्हें शर्म आती है बेटा? थोड़ी सी शर्म आती है? ये बताओ तुम मुझे, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं किया, एनसीईआरटी तुम्हें खुद करना है, खुद करो एनसीईआरटी। थोड़ी सी लज्जा आई है बोलने से पहले कि कंप्लीट नहीं है, सारा कंप्लीट है, उतना ही तो है टॉपिक, बोन रीजॉर्प्शन फ्रॉम रीनल टिब्यूल। एनसीईआरटी, थोड़ी सी शर्म नहीं आई तुम्हें कि हैं दो लाइन तुम्हारे, दो पैराग्राफ तुमसे पढ़ा नहीं गया, नॉट कंप्लीट, पाप लगेगा तुम्हें ना इतना। एनसीईआरटी फुल पैराग्राफ लेफ्ट, एनसीईआरटी फुल पैराग्राफ लेफ्ट। कितना पैराग्राफ था एनसीईआरटी में पैराथायराइड का लिख रहे? फुल पैराग्राफ लेफ्ट। बेटा पढ़ ले यार, कितनी सी एनसीईआरटी है, सब कवर किया हुआ है, तो खुद कर लेगा, इतना लोड मत ले। थाइमस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन बेटा, इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल, इसकी ओरिजिन होती है बेटा एंडोडर्मल, ठीक है ना? एंडोडर्मल ओरिजिन। थाइमस की लोकेशन कहां होती है बेटा?
बिल्कुल तुम्हारे दिल के पास, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ aorta, वेंट्रल साइड ऑफ aorta, ये है हमारा हृदय, ये है हमारी aorta फॉर एग्जाम्पल, और ये है हमारा थाइमस। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ aorta। डेफिनेटली अगर वेंट्रल साइड ऑफ aorta पे है तो स्टर्नम के पीछे ही होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये aorta है और ये बेटा है तुम्हारा थाइमस, तो डेफिनेटली बेटा ये कहां है, डेफिनेटली ये बिहाइंड स्टर्नम ही होगा, ब्रेस्ट बोन के तो पीछे ही होगा ना, स्टर्नम के तो पीछे ही होगा बेटा, दिल ही पीछे है। यस, ठीक है भैया। थाइमस के हार्मोन को क्या बोलते हैं मैम? थाइमस के हार्मोन को बोला जाता है थाइमोसिन्स। थाइमस का जो हार्मोन होता है, दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज थाइमोसिन, हार्मोन इज कॉल्ड एज थाइमोसिन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये बता दूं, इम्यूनिटी में इसका रोल है। अब कैसे रोल है? इस हार्मोन की मदद से। अब क्योंकि बेटा तुम 11वीं के बच्चे हो, तुमने बहुत ज्यादा, तुम्हें इम्यूनिटी का भी नहीं पता होगा। मैंने तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब WBCs पढ़ाए थे, तो मैंने तुम्हें लिम्फोसाइट्स में बेटा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बताए हैं या नहीं, ये बताओ। बताए हैं या नहीं? झूठ तो मत बोलना। अभी नोट्स निकाल के देख लूंगी बताए हैं कि नहीं। मुझे पता है मैंने बताए हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। हालांकि मैंने ये बोला था कि ये हमें आगे पढ़ना है बेटा। अगर तुम गलती से सच में पढ़ लिख के 12वीं में पहुंच गए तो हम पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बी सेल्स, टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स के भी बेटा अलग अलग प्रकार होते हैं। हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, किलर टी सेल्स, और बी सेल्स वो होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। पर यहां पे मैं उसका जिक्र वापस से करूंगी, क्योंकि ये जो बी सेल्स है और टी सेल्स है ना, और जो मैंने बताया अभी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि बी सेल्स बेटा वो होती है जो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, और टी सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये डिफरेंशिएट करके बेटा हेल्पर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, सप्रेसर में कन्वर्ट होती है, किलर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मेमोरी टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी ये जो पूरा इम्यूनिटी है ना बेटा, तो चलिए पहले ना मैं आपको इम्यूनिटी का ही थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ। देखो एनसीईआरटी इज वेरी अजीब। अब यहाँ पे इन्होंने ना ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये नाम दे दिए। 11वीं के बच्चे को क्या पता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमोरल क्या होती है? अब मैं तुम्हें बताऊं ना, रटवा दूं तो कोई लॉजिक तो नहीं बनता है। तो हार्मोन का फंक्शन होने से पहले मैं इम्यूनिटी का थोड़ा सा बेसिक तुम्हें बताती हूँ। बेटा देखो, आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी करके एक टॉपिक पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में। एक्वायर्ड ऐसी एक इम्यूनिटी जो हम अपने जीवन काल में गेन करते हैं। एक्वायर्ड मतलब ही गेन करना है ना, गेन करना। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी जो बेटा हम 12वीं में पढ़ेंगे, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बेटा है तो ये 12वीं का, बट यहाँ पे कुछ शब्द यूज हुए हैं जो आपको बिना ये बताए ना, बिना बेसिक्स बताए मैं आगे ना बढ़ नहीं सकती, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। ये है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और एक होती है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है एक, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है उसके लिए कौन रोल प्ले करते हैं बेटा? बाई बी सेल्स। इसको कौन सी सेल्स बेटा करवाती हैं? बी सेल्स करवाती हैं। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना बेटा, इसको कौन करवाती हैं? इनको करवाती हैं टी सेल्स। ये बात किसी को आई डोंट थिंक कि कोई समस्या होगी, ठीक है ना। मतलब मैं कह रही हूं जो आपकी बी सेल्स है ना बेटा, जो आपकी बी सेल्स है ना बेटा, वो आपकी इस इम्यूनिटी को बनाएंगी।
कैसे बनाती है मैं उसमें आपको अभी नहीं करा रही हूं कहानी। और जो टी सेल्स होती है वो कौन सी इम्यूनिटी को करवाती हैं बेटा, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को करवाती हैं। जो बी सेल्स होती है ना, ये एक्चुअल में एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग होती है। मतलब आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं ना, वो बी सेल से बनते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आर बी सेल्स। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स, और इसी के मदद से वो इम्यूनिटी करवाती हैं। टी सेल्स बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल, आपकी किलर टी सेल, आपकी मेमोरी टी सेल, सारे नाम मैं नहीं लिख रही हूं, एक्सेट्रा, सप्रेसर भी होते हैं, मेमोरी टी सेल, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार की टी सेल्स हैं जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बनाती हैं। मामला क्लियर। एक बात और यहां पे बेटा नोट कर लो, अगर आपकी टी हेल्पर सेल्स नहीं होती ना, जिनका नाम ही हेल्पर, आप समझ जाओ कि वो हेल्प करती हैं। आपको पूरा नहीं जानना है कि एग्जैक्टली क्या हेल्प करती हैं, पर जिनका नाम ही है हेल्पर बेटा, वो कुछ तो हेल्प कर रही हैं। बहुत सारे हेल्प में से उसका एक हेल्प है हेल्प बी सेल, हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बस इतना आपके लिए आज काफी है। अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगी ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि आपको ये बेसिक समझ आया कि नहीं। मैं साइड हो जा रही हूं और इस चीज को एक बार वापस बता रही हूं। आपके पास एक इम्यूनिटी होती है जो हम अपने जीवन काल में एक्वायर करते हैं। इसका मतलब क्या है, बाद की बात है। एक्वायर करने के बाद मतलब होता है सीखते हैं। जैसे तुम बेटा बचपन से पैदा हुए थे तो साइकिल चलाना सीख गए थे क्या? नहीं ना, सीखा था तुमने। ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तुम जब पैदा हुए थे तो बेटा और कौन कौन सी चीज तुमने सीखी है बेटा पैदा होने के बाद से, बताओ ना। तो वो सारी चीजें तुमने एक्वायर करी ना यार, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी एक्वायर्ड कैरेक्टर, डांस करना, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। वैसे ही एक इम्यूनिटी होती है जो एक्वायर करते हैं हम, और वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है बेटा वो होती है टी सेल्स के द्वारा, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो होती है बी सेल्स के द्वारा। जो बी सेल्स होती हैं बेटा वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, और जो टी सेल्स होती हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, हेल्पर, किलर एंड मेमोरी। ये जो हेल्पर टी सेल्स है ना बेटा, ये आपकी बी सेल्स को भी हेल्प करती है ताकि वो एंटीबॉडी बना पाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। मेरा क्वेश्चन बेटा आप लोगों से ये है, आप मुझे एक बारी बताना। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, फटाफट से बेटा नोट कर लो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मेरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी खराब हो जाए तो क्या इनडायरेक्टली मेरी बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी भी खराब होगी? हाँ या ना आंसर देना बेटा। अगर मेरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी खराब हो जाए, जो मेरी टी सेल्स वाली इम्यूनिटी है, अगर वो खराब हो जाए, उसी में हेल्पर टी सेल्स आते हैं। अगर मेरी हेल्पर टी सेल्स बेटा खराब हो जाएंगी, या मतलब किसी भी प्रकार से अगर नहीं बन रही है, मेरे कहने का मतलब है, तो क्या बेटा इनडायरेक्टली मेरी ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी बेटा अफेक्ट होगा, डैमेज होगा? बताओ। यस। कैसे डैमेज होगा? क्योंकि हेल्पर टी सेल्स जो है वो बी सेल्स को भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। अगर मेरी टी सेल्स में प्रॉब्लम है तो इनडायरेक्टली मेरी बी सेल्स में भी प्रॉब्लम होगी, इनडायरेक्टली मेरी दोनों इम्यूनिटी देखा जाए तो खराब हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आई? आज तो कुछ ज्यादा ही बच्चे आए हुए हैं, काफी दिनों के बाद बेटा तुम्हारी चैट्स एकदम बेटा स्पीड में चल रही है। सही बात है। अब बेटा देखो ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। अब मैं तुम्हें बताती हूं आगे, दीज आर द बेसिक्स, नहीं तो तुम्हें बेटा रटना पड़ता अभी जो चीजें मेंशन की हुई थी। ठीक है, बहुत शानदार। अब मैं चैट्स फिर से ऑफ करती हूँ बेटा, जब सवाल पूछूंगी तभी ऑन करूंगी ये, ठीक है ना। हार्मोन का नाम हो गया थाइमोसिन। इम्यूनिटी के बारे में मैंने तुम्हें बेसिक बातें बता दी। अब मैं तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं जिसे सुन के तुम्हें धक्का लगेगा बेटा। थाइमस, थाइमस reduces in size, reduces in size with age, with age. Hence older people have
वीकर इम्यूनिटी। ये वीकर इम्यूनिटी कैसे आई? इम्यूनिटी में पूरा रोल ही थाइमस का होता है, मैं बताऊंगी कैसे। पहले मैं रिड्यूसेस इन साइज की बात बताती हूँ, क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा ग्लैंड है जिसकी साइज छोटी होती जाती है। देखो, जब आप पैदा होते हो बर्थ के टाइम पे थाइमस बहुत छोटा है, फिर आप प्यूबर्टी तक पहुंचते हो, अटेन्स मैक्सिमम साइज, प्यूबर्टी तक अटेन्स मैक्सिमम साइज, एंड बेटा आफ्टर प्यूबर्टी इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, एंड बेटा इट रिड्यूसेस। अरे भाई, ठीक है ना, मैंने कहा आप जब पैदा हुए एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में अटेन्स मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज हो गई प्यूबर्टी तक, एंड बेटा ओल्ड एज तक आते आते थाइमस डीजेनरेट करता जाता है, श्रिंक कर जाता है। ये बात एक ध्यान रखो, जब आप पैदा हुए तो छोटा थाइमस है, लेकिन ये डेवलप करता है, और ये डेवलप करता है टिल प्यूबर्टी, मैक्सिमम साइज हो जाता है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक 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 श्रिंक, ओल्डर पीपल में आते आते बेटा ये ऑलमोस्ट डीजेनरेट हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल या श्रिंक हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि एक तो बेटा जब पैदा हुए होते हैं तब भी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, आप सबको पता है, बेबी को बहुत प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है, हर दूसरे दिन उसे कुछ ना कुछ बेटा है ना लगा ही रहता है उसके साथ, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अभी डेवलप ही नहीं हुई होती है। और एक बूढ़े एज में बेटा आते आते बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये दोनों कंडीशंस समझ में आई? तो इम्यूनिटी क्यों खराब हो जा रही है बेटा? व्हाई इम्यूनिटी इज बिकमिंग पुअर? इसका इम्यूनिटी से क्या लेना देना है? पूरा ही इम्यूनिटी से लेना देना है बेटा। थाइमस जो आपके हार्ट के पास लोकेटेड है, इसमें जो हार्मोन है थाइमोसिन्स, इसका काम पता है क्या है? ये करती है आपकी टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स की डिफरेंशिएशन। आपकी ये जो टी सेल्स है ना, टी हेल्पर बन रही है, टी सप्रेसर बन रही है, मेमोरी टी सेल्स बन रही है, किलर टी सेल्स बन रही है, इनका डिफरेंशिएशन ही बेटा किसके मदद से हो पाता है? थाइमोसिन की मदद से। यानी अगर आपकी टी सेल्स डिफरेंशिएट ही नहीं करेगी तो आपकी बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, और अगर आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो इनडायरेक्टली आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी नहीं होगी बेटा, और इसका मतलब है ओवरऑल इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी। आपकी पूरी इम्यूनिटी का जिम्मेदारी जो ले रखी है, वो किसने जिम्मेदारी ले रखी है बेटा? आपके थाइमोसिन्स ने, थाइमस ग्लैंड ने। अगर थाइमस ग्लैंड में प्रॉब्लम यानी कि थाइमोसिन में प्रॉब्लम, और अगर थाइमोसिन में प्रॉब्लम तो आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम। एज के साथ जैसे ही ये श्रिंक कर जाता है यानी कि थाइमोसिन कम हो गया, थाइमोसिन कम हो गया तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम। इसका एकमात्र रोल जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इम्यूनिटी, बट एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इम्यूनिटी के बिना तुम और मैं क्या है बेटा? हमारे आसपास इतने बीमारी फैलाने वाले एजेंट है, आज जो मैं अभी बोल रही हूं, ये जो मैंने पेन पकड़ा हुआ है, ये जो मैं बोर्ड मिटा रही हूं, इतने सारे बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं हमारे आसपास। हम हर बार बीमार थोड़ी पड़ जाते हैं कि हवा में निकले तो बीमार पड़ गए, सांस ली तो बीमार पड़ गए, पेन पकड़ा ऐसे ऐसे किया बीमार पड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन डिजीज कॉजिंग एजेंट से, जिसका एक बहुत मेजर हिस्सा होता है एक्वायर्ड, इनफैक्ट बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। आपको समझ में आई बात या नहीं, ये बताओ। यस, अब मैं लिख रही हूं थाइमोसिन्स, थाइमोसिन्स हेल्प इन, समझ में आ गई? यस, differentiation of T cells, providing us with cell mediated immunity.
and also humoral immunity indirectly. With age, as it shrinks, immunity becomes weaker. बहुत आसान सी बात. देखो अगर ना बेसिक समझ आ जाए ना बेटा, अब अगर मैंने तुम्हें वही नहीं बताया होता ह्यूमोरल क्या होता है, सेल मीडिएटेड क्या होता है, तो ये समझने में बेटा प्रॉब्लम होती है ना. ठीक है. बेटा जैसे ही डन होगा ना, एक थम्स अप देना. फिर मैं पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, कमेंट्स ऑफ करूंगी, फिर आगे का टॉपिक हम बढ़ेंगे. ठीक है. डन 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 कर लो. यस. हैप्पी बर्थडे दीक्षा एंड हैप्पी बर्थडे एवरीवन. जिसका भी बर्थडे, एवरीवन मतलब जिसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे. सबको कैसे विश करेंगे बेटा, सबका नाम नहीं आएगा ना, बट हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. जिसका भी जिस दिन बर्थडे होता है, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे. एंड अच्छा करिए, जीवन में अच्छा बनिए. ठीक है ना. यस. चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले, एक बार ही कर लेते हैं, फिर बेटा पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने कहा बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है. देखो देखो ये मैंने क्या लिखा है, ह्यूमोरल, ये क्या, अरे ऑल्सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी. अरे मैं ह्यूमोरल और इम्यूनिटी को साथ, ह्यूमोर पता नहीं क्या लिखा था मैंने ये. अरे ह्यूमोरल इम्यूनिटी है बेटा, एक बार ही करेक्शन कर लो. ऑल्सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इनडायरेक्टली, वो गलती से लिख दिया है बेटा, गलती से लिख दिया है, गलती से लिख दिया है, गलती से लिख दिया है. चलो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें. लोब्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसके लोब्स होते हैं बेटा, इनके लोब्स होते हैं. जैसे थायराइड के लोब्स होते हैं, वैसे इसके पास भी लोब्स होते हैं. सो इट हैज लोब्स, दैट्स व्हाई इट्स अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स. लंग्स के बीच में ही है, क्योंकि बेटा लंग्स के बीच में ही तो तुम्हारा दिल भी प्रेजेंट होता है ना, बिटवीन लंग्स. और ये हार्ट के ऊपर जो आयोटा है, आयोटा के ऊपर ही तो है ना, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा. ठीक है. द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है. दिस ग्लैंड सिक्रीट्स पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन. जैसे कि मैंने आपसे कहा था, किसी भी हार्मोन के आगे पेप्टाइड क्यों लिखा है, स्टीरॉइड क्यों लिखा है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव क्यों लिखा है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ हार्मोन्स में. ठीक है ना. थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स व्हिच प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये डिफरेंशिएशन करती है टी लिम्फोसाइट्स का, जिससे आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है. इन एडिशन टू दिस बेटा, थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. बोला ये आपकी प्रमोट भी करती है इन एडिशन. और कैसे करती है बेटा, एक्चुअली में इनडायरेक्ट करती है, बट एनसीईआरटी की लाइन याद रखिए. इन एडिशन इट ऑल्सो प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है. तो एंटीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी. तो ये आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रही है, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है. ठीक है. Thymus is degenerated in old individuals, resulting in decreased production of thymosins. As a result, immune responses of older person becomes weak. वैसे भी this is the only gland that shrinks, that reduces in size with age.
द मोर इट विल रिड्यूस द लेस थाइमोसिन, और जितना कम थाइमोसिन उतनी कम इम्यूनिटी होती है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, एक थम्स अप दे दीजिए अगर बेटा डन डन हो गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीनियल ग्लैंड। आप ये भी देख लो पीनियल ग्लैंड कितना सा है, इतना छोटा सा है बेटा पीनियल ग्लैंड, बहुत छोटा सा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बेटा यहां से। शुरू करते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड। देखो अभी आगे पढ़ने वाले ग्लैंड्स में से अभी मैं आपको पैंक्रियास पढ़ाऊंगी। पैंक्रियास ओके ओके है, बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से बेटा स्टार्ट करते हैं, पीनियल ग्लैंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, आपके ब्रेन वाले लोकेशन में जितने भी ग्लैंड्स आपको दिखते हैं इस हेड रीजन में, उन सबकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होगी। आपकी हाइपोथैलेमस भी एक्टोडर्मल, पीनियल भी एक्टोडर्मल, पिट्यूटरी भी एक्टोडर्मल, थायराइड एंडोडर्मल, पैराथायराइड एंडोडर्मल, थाइमस एंडोडर्मल, और आगे मैं पैंक्रियास पढ़ाऊंगी वो भी एंडोडर्मल। ठीक है, तो इसके बारे में पहले तो हम लिखेंगे एक्टोडर्मल, फिर हम लिखेंगे लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन में भी स्पेसिफिकली डायेनसेफेलॉन। एनसीईआरटी ने तो फोरब्रेन दिया हुआ है, हमने फोरब्रेन में पढ़ा था ना, डायेनसेफेलॉन, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये एपिथैलेमस के ऊपर होती है। तो स्पेसिफिकली ऑन दी डायेनसेफेलॉन, डॉर्सल साइड पे होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि आपने बहुत सारे अभी तक ग्लैंड्स पढ़े हैं, डॉर्सल वेंट्रल आपने पढ़ा है, जैसे ट्रेकिया वेंट्रल, थायराइड वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया, आपने अभी अभी पढ़ा बेटा थाइमस, वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा, पीनियल ग्लैंड बेटा डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, तो डॉर्सल वेंट्रल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीनियल की लोकेशन समझ में आ गई, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन हो गया, एक्टोडर्मल ओरिजिन हो गया। इसका जो हार्मोन होता है वो हार्मोन क्या होता है, अब ये आप लोग तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इसका जो रिलेट क्या कर पाओगे, आपका तो पूरा बिगड़ा हुआ है ना सिस्टम, आपकी तो बायोलॉजिकल क्लॉक ही बिगड़ी हुई है बेटा। इसका हार्मोन होता है मेलेटोनिन। क्या हार्मोन है बेटा, मेलेटोनिन। पहले तो ये ध्यान दीजिए ये मेलेटोनिन है, ये मेलानिन नहीं है बेटा, दिस इज नॉट मिलानिन, दिस इज मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन है, ये मिलानिन नहीं है। मिलानिन क्या था बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब मेलानोसाइट्स पर एक्ट करती है तो मेलानोसाइट से मेलानिन पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज अ पिगमेंट। मिलानिन हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, मिलानिन। मेलेटोनिन हार्मोन है। पहला तो यही गड़बड़ करते हो कि पिगमेंट कौन सा होता है और हार्मोन कौन सा होता है। हार्मोन इज मेलेटोनिन, पिगमेंट इज मिलानिन। मेलेटोनिन का काम क्या होता है, इसका देखो इस पे अभी भी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। इसके कुछ फंक्शंस तो बेटा इनडायरेक्टली कंट्रोल होते हैं जो हम लिखेंगे, जैसे ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी बेटा रेगुलेट कर रही होती है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकती है, स्किन पिगमेंटेशन को अफेक्ट कर सकती है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है, तो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। बट इसका जो सबसे ज्यादा रिसर्च्ड चीज है कि मेलेटोनिन आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है, आपके 24 आवर्स डायर्नल रिदम को कंट्रोल कर रही होती है। मतलब कि आपको कब सोना चाहिए, आपको कब जगना चाहिए, ये चीज जो होती है मेलेटोनिन से कंट्रोल होती है। बेसिकली आपके बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम कर रही होती है। हालांकि बेटा आपसे इसका कोई सच्चाई से तो तुम्हारा, अभी मैं कमेंट्स ऑन करती हूं, आप मुझे सच्चाई बताना एक चीज की, और फिर मेलेटोनिन से इस चीज को रिलेट करना। हम कहते हैं हम डायर्नल एनिमल्स हैं या नहीं है बेटा, हम कॉकरोच तो नहीं, कॉकरोच को हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, रातों में एक्टिव होते हैं, और हम होते हैं डायर्नल एनिमल्स। हालांकि बेटा हमने सब कुछ बिगाड़ रखा है अपना, और तुम कई सारी चीजें देखोगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसे करके सोना चाहिए। अभी देखो तुम सुनो, ठीक है ना। तो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, इसका सबसे जो इसकी रिसर्च चीज है जो हम वैलिड मानते हैं, इट रेगुलेट्स, पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखते हैं, काम करते हैं। नंबर 1 में कह रही हूं रेगुलेट्स 24 आवर डायर्नल रिदम,
diurnal rhythm, that is act as a biological clock. Act as a biological clock. What is the meaning of biological clock? मतलब कि कब सोना है कब जागना है. मैं आपको ये बता दूं, मेलेटोनिन हाईएस्ट होता है मिडनाइट. ये डेटा एनसीईआरटी का नहीं है, बट अभी मैं तुम्हें ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूं. और ये करता है प्रमोट स्लीप. और मेलेटोनिन लोएस्ट होता है मिडनून. इसके हिसाब से तुम अपने आप को देखो तो तुम कहोगे हैं हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मैम. लोएस्ट मिडनून. देखो यार, मैंने कहा कि तुम्हें कब नींद आनी चाहिए और कब नहीं आनी चाहिए, हार्मोन कंट्रोल करता है. बट बेटा हार्मोन को पता नहीं है कि वो किसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. ये वो बच्चे हैं, ये वो सपोले हैं जो खुली आंखों के साथ भी सो जाते हैं मैम. ये मेलेटोनिन ने हमें बेटा, हमें तो हमारी हरकतों ने मारा. मेलेटोनिन में कहाँ दम था? अरे हमारे को तो हमारी हरकतों ने मारा. मेलेटोनिन में कहाँ दम था? हमें तो हर उस वक्त नींद आई जिस वक्त हमारी क्लासेस शेड्यूल थी. ये राइम नहीं बना, लेकिन मीनिंग इसका बहुत सही बना है. ठीक है ना, ठीक है ना. अभी सुनो, होता ये कि मेलेटोनिन का काम होता है प्रमोट करना कि नींद आए. और सबसे ज्यादा मेलेटोनिन होता है रात में. ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे कम लाइट में मेलेटोनिन सबसे ज्यादा होता है. जब सबसे कम लाइट होती है ना बेटा, यानी कि मैं बोल रही हूँ एकदम मिडनाइट, जब अंधेरा है, तो मिडनाइट में क्या होता है बेटा, मेलेटोनिन सबसे ज्यादा है. मेलेटोनिन नींद को प्रमोट करता है, प्रमोट्स स्लीप. इसीलिए रात में यूजुअली हमें नींद आनी चाहिए. वो अलग बात है कि तुम्हें हर वक्त नींद आती है बेटा. यू आर द एक्सेप्शंस गाइज. नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, यू नो. अच्छा, बचपन में याद है, बचपन में तो बेटा वही बात है ना, बचपन में हमें सोने में इरिटेशन होती थी. जब मम्मी पापा बोलते थे ना, अभी मैं रियलाइज करती हूँ बेटा, मेरे पापा का ना बड़ा रूल होता था साफ सीधा. घर में हम लोग बेटा स्कूल से आए वापस, खाना वाना खाया, फिर सबको सोना है. मेरे पापा रूल बनाते थे सबको सोना है. तब मेरे को बड़ी इरिटेशन होती थी, यार क्या है यार, क्यों सोने के लिए कहते हो, मेरे को नहीं सोना है, मेरे को खेलना है. बहुत ऐसा होता था. पता नहीं तुम अब उस किस एज ग्रुप में हो, बट मुझे तो किस एज ग्रुप का मतलब है बेटा, मैं तो जब यार देखो, और छोटे की बात बता रही हूँ, 4th 5th 6th 7th 8th 9th जिसमें भी थी ना, मेरे को सोना नहीं होता था, मेरे को खेलने जाना होता था. पापा क्यों सोने के लिए बोलते हैं ना. सेम आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना. लेकिन आप तो चलो यार अभी से 11वीं 12वीं से तैयारी कर रहे हैं. मेरे को तो तैयारी का पता ही नहीं था कि तैयारी करनी है. बट पापा कहते थे अभी दोपहर में तुम्हें कम से कम 1 घंटे की नींद तो होनी चाहिए. तब मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी कि क्यों सोने के लिए बोल रहे हैं यार, और मेरे को खेलने भागना होता था. और आज की डेट में आई मिस माई आफ्टरनून स्लीप. एंड आई एम टेलिंग यू, कई बार वैसे मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों से, बच्चों के साथ बहुत सारी बातें हम शेयर कर लेते हैं. हालांकि मैं तुम्हें कम ही कहानियां सुनाती हूँ, बट तो अभी मैं रियलाइज करती हूँ कि सही में कई सारी चीजें हम बड़े होते होते बहुत ज्यादा मिस करेंगे अपनी लाइफ में, और हमें पता नहीं होता है. और सच बताऊं, उसमें से एक होती है दोपहर की नींद. क्योंकि आई डोंट नो कि लास्ट टाइम कब मैंने तसल्ली से बिना किसी टेंशन के दोपहर में मैं सोई होंगी. बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, फ्री माइंड होके मैं फ्री माइंड तो छोड़ ही दो, टेंशन वाला तो छोड़ ही दो, बट मैं सोई कब होंगी दोपहर में मुझे लास्ट याद नहीं है. बट आई रियली मिस इट यार. अभी मुझे मेरा फेवरेट काम बोलो जिसमें मुझे बड़ा मजा आएगा, मुझे सोने में मजा आएगा यार, है ना. एंड जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे आपको सच में ऐसी चीजें मिस करेंगी जिसके लिए पहले आप लड़ रहे होते कि मुझे नहीं करना ये, और इवेंचुअली यू आर गोइंग टू मिस दोस टाइम्स कि अब मुझे ये टाइम ही नहीं मिलता है. जस्ट लाइक फैमिली टाइम. अभी दिवाली आने वाली है, और देखो मैं दिवाली वाले दिन ट्रैवल करूंगी एक्चुअली अपनी फैमिली के पास. 31 को मैं ट्रैवल कर रही हूँ, है ना. पहले हम फैमिली के साथ होते थे, अब काम करने के, अभी इंसान को बेटा देखो बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. जब आप कुछ चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, है ना. और फिर वो बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है. सो फैमिली टाइम, वी मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ फैमिली टाइम.
और मैं तो अपने घर 2 साल के बाद जा रही हूँ। बट एनीवे बेटा, अब ना एक मजेदार चीज बताते बताते हम इमोशनल हो गए, बट इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम 11वीं में हो, 12वीं में हो, सारी चीजें करो, बट याद रखना ये सारी चीजें मिस होंगी तुम्हें, ठीक है ना। तो अभी जो चीजें के लिए तुम रोते हो ना कि मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को वैसे नहीं करना, बाद में तुम्हें ये सारी चीजें बहुत याद आएंगी। अब सुनो मेरी बात, नींद की बात कर रहे थे हम, है ना, नींद की बात कर रहे थे हम। नींद की बात ये थी कि यार देखो, मिडनाइट में जब लाइट बहुत कम है तो मेलेटोनिन बहुत ज्यादा है, तो नींद आती है। तो हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, लाइट ऑफ करके सो, लाइट ऑफ करके सो। आज के डेट में तो बेटा तुम रिलेट भी कर पाओगे कि फोन बोलते, तुमने कभी अगर ऐसे वीडियोस देखो तो बोलते यार सोने से पहले फोन मत चलाते रहो यार। लोग कहते हैं मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, क्योंकि ऑल टाइम फोन चला रहे हैं। और देखो मैं बेटा उन तुम्हारी बात नहीं कर रही या किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रही जिन्होंने अपना स्लीप साइकिल ही, इन्होंने भी तो डैमेज करा हुआ है, नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, लाइट एक्सपोजर इतना ज्यादा है। लाइट ऑफ करके सोने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लाइट से भी बेटा मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। रिलेट कर पा रहे हो? यस और नो? तो लाइट ऑफ करने से, अंधेरा होने से क्या होगा बेटा? मेलेटोनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और मेलेटोनिन नींद को प्रमोट करती है। देखो यार पिच डार्क में अगर ना बेटा तुम्हें अकेले डर नहीं लगता है, जैसे मैं खुद भी बेटा लाइट ऑफ करके, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, मुझे खुद भी डर लगता है, तो मुझे कुछ ना कुछ लाइट चाहिए ही होती है, मैं बिल्कुल पिच डार्क में नहीं सो सकती, ठीक है ना। लेकिन पिच डार्क में जो नींद आती है ना उसका अलग मजा है, बिकॉज मेलेटोनिन प्रोडक्शन इज ग्रेट, बड़ी अच्छी स्लीप आती है, और इसीलिए ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करती है बेटा। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, आपने जेट लैग सुना है? जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ऐसी कंट्री जिसका आपके और उस कंट्री में बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में फर्क है, तो आपका ये ग्लैंड भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहता है अरे यार अभी तो मैं दिन वाले एरिया में था, अरे यार अभी तो मैं ऐसे एरिया में आ गया। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस एवरीवन, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये चीज मैंने इसलिए बताई बिकॉज ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेलेटोनिन जब सबसे ज्यादा होता है ना बेटा, तो वो नींद को प्रमोट करता है। और दिन के टाइम पे यूजुअली मेलेनिन नहीं बेटा, मेलेटोनिन। दिन के टाइम पे मेलेटोनिन यूजुअली कम होता है, बट आपको तो नींद आने का बेटा और भी बहुत सारे तरीके हैं ना, है ना। खाए पड़े हैं दाल भात आलू चोखा और आए हैं 4 बजे की क्लास करने, 5 मिनट में फैल के सो जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। सो इसका सबसे मेजर काम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करना, 24 आवर डायरनल रिदम को मेंटेन करना। साइमल्टेनियसली बेटा इट ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन किसी की नहीं है, आप एडिशनल पॉइंट्स ऐसे याद रख सकते हो। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है ना। ये आपके बहुत सारी अदर चीजों को अफेक्ट कर सकता है। इट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म। यार देखो पता है क्या, नींद से ना बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। आप खुद ये चीज मुझे बताओ, हम कहते भी ये चीज, नींद से सच में बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है बेटा। आप कितने एक्टिव रहोगे, आपकी नींद अच्छे से नहीं होती है, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, आप एक्टिव नहीं रह पाते उतने, ठीक है ना। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। आपकी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकती है बेटा, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है। नींद ही नहीं ले रहा है बंदा, थका हारा है, पूरी सारी चीजें बॉडी की बहुत सारी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है नींद से, ठीक है ना। सो इट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर सकता है, स्किन पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट कर सकता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बेटा पूछा जाएगा कि मेलेटोनिन के क्या क्या रोल होते हैं, ठीक है ना। यस यार देखो अभी तो आप पहले इसे नोट करो। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो बेटा आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो आप प्लीज उसी प्रकार से पढ़िए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग। अरे मैम ने बोला इस वक्त सोना चाहिए, नहीं, अभी फिलहाल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। जिस तरीके से पढ़ रहे हो डू नॉट डिस्टर्ब इट,
अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हो, देखो हमेशा सजेस्ट किया जाता है, और चाहे इस पे कोई कितना भी डिबेट कर ले, कोई कितना भी बेटा चर्चा कर ले, अगर इंसान सुबह उठ सकता है, अगर उसके पास पोटेंशियल है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ सकता है, रात को टाइमली सो सकता है, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा। अगर आप इसको इससे जस्टिफाई करो कि मैं रात को लेट नाइट पढ़ लेता हूं, सुबह लेट उठूंगा, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अर्ली मॉर्निंग उठ के इट इज बेटर बेटा। बट आपको जो सूट करता है आप वो करिए, ठीक है ना। अभी मत चेंज करिए, ये फ्यूचर में आप इस चीज को बेटा कोशिश कर सकते हैं अडेप्ट करने की। मैं खुद अडेप्ट करने की कोशिश करती हूं, ठीक है ना। बट इट्स ओके, अभी के लिए बोथ वेज इट विल वर्क। अभी आप रात जाग के अगर पढ़ पा रहे हो तो आप उसी को करिए, उससे आपका सिलेक्शन होगा। आप सुबह उठ के पढ़ पा रहे हैं, आप सुबह उठ के पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, बस वो चाहिए बेटा। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, वो चाहिए। आप जिस वक्त में पढ़ सकते, डू नॉट डिस्टर्ब इट राइट नाउ, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग करें, ठीक है ना। चलो 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 जल्दी 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 देखो। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, secretes a hormone called as melatonin, very important role in regulation of diurnal rhythm of our body. We are diurnal animals, active during the day time, ठीक है ना। It helps in maintaining normal rhythms of sleep wake cycle, कब सोना है कब उठना है। बॉडी टेम्परेचर को बेटा रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। In addition, it influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as our defense capability, ठीक है ना। yes बेटा, अब मैं अगर तुम्हें ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक्सप्लेनेशन दूं ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी वो समझ नहीं आएगा। तो आप इन पॉइंट्स को लिखिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं तो इट विल बी अ वेरी लेंथी थिंग। जैसे इसका ना बेटा, ये प्यूबर्टी से भी लेना देना होता है। इट डिलेज प्यूबर्टी, क्योंकि इसका अपोजिंग एक्शन होता है एफएसएच और एलएच पर, बट देयर इज नो नीड टू गो इन दैट डेप्थ, ठीक है ना। ये किस तरीके से एग्जैक्टली रोल प्ले कर रहा है, आप सिर्फ इन पॉइंट्स को करिए। जहां मुझे लगता है ना आपको ये बताने की जरूरत है, वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूं, ठीक है ना। एफएसएच एलएच के कॉन्सेप्ट भी तो तुम्हें अभी नहीं पता है ना, जो 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को बोला जाता है एक मिक्स्ड ग्लैंड, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, एक कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड, और इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। मैम अब आपने कहा कि ये मिक्स ग्लैंड होता है, तो क्या कहते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट को, क्या कहते हैं इसके एक्सोक्राइन पार्ट को। लेकिन हमें यहां पे इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चैप्टर है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसे बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहेंस, और जो इसका मैम एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसे बोला जाता है एसिनार सेल्स या सेल्स ऑफ एसिनाई। एक है एक्सोक्राइन पार्ट, एक है एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट को बेटा इट इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, आइलेट ऑफ लैंगरहेंस। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इट इज नोन एज सेल्स ऑफ एसिनाई या फिर और एसिनार सेल्स, सेल्स ऑफ एसिनाई या एसिनार सेल्स, ठीक है ना। यार देखो, जब आप आइलेट ऑफ लैंगरहेंस बोलते हो जो कि एंडोक्राइन पार्ट है, डू यू नो एंडोक्राइन पार्ट इज ओनली 1%। 99% पैंक्रियाज का होता है एक्सोक्राइन पार्ट।
99% पैंक्रियाज का होता है एक्सोक्राइन पार्ट, ओनली 1% ऑफ द पैंक्रियाज इज द एंडोक्राइन पार्ट, द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। सिर्फ 1% होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, 99% होता है एक्सोक्राइन पार्ट, द सेल्स ऑफ एसिनाई या एसिनार सेल्स। और ये जो 1% है ना बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, कैन यू बिलीव दिस इज अराउंड 1 to 2 मिलियन। 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। 1 से 2%, एनसीईआरटी ने लिखा होगा 1 से 2%, एक ही बात है बेटा। एनसीईआरटी का डेटा देखोगे तो 1 to 2% दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1 से 2% होने के बावजूद इट इज इन मिलियंस, इट इज इन मिलियन, ठीक है ना। यही दिया है ना, 1 to 2% ही दिया है, फिर भी मैं चेक कर लेती हूं। हाँ 1 to 2% दिया हुआ है, और ये मिलियन में है, सिर्फ 1 से 2% है, बट इट इज 1 to 2 मिलियन ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इज अराउंड 1 to 2 मिलियन, मतलब इतना होने पर ही बेटा ये इतने हैं, तो आपको और ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 1 से 2 मिलियन बेटा। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, हैज वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। क्या आपको सारे सेल्स करने हैं? नहीं, आपको इसके सिर्फ 2 ही सेल्स करने हैं। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा, है ना, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, इनमें सेल्स के नाम डिफाइंड होते हैं, कुछ अल्फा सेल्स होते हैं, कुछ बीटा सेल्स होते हैं, ए सेल्स, बी सेल्स, और स्पेसिफिकली सेल्स एक स्पेसिफिक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो इट हैज वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें से हमें किसके बारे में करना है बेटा? अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल प्रोड्यूस hormone called glucagon and beta cell produce इंसुलिन, जिसका नाम आप किसी हार्मोन का सुना हो या ना सुना हो, इंसुलिन का नाम सबने सुना होता है। अच्छा, एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करती है? पैंक्रियाटिक जूस। इट सिक्रीट्स बेटा पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या सिक्रीट करती है? ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, ठीक है। डन डनाडन डन कर लीजिए, डन डनाडन डन कर लीजिए। अब बेटा हमें देखना है इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बिल्कुल कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन जैसे हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। हाँ, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बेटा एंडोक्राइन पार्ट को पूरा नाम दिया जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ ये कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन जैसे हैं? क्योंकि बेटा जैसे कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं ना, अपोजिट काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। करते क्या हैं एक बारी हम वो देखते हैं, ठीक है। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ग्लूकागॉन की। और देखो, एक का फंक्शन अगर समझ में आ गया तो दूसरे का तो एग्जैक्टली अपोजिट है, दूसरे का तो एग्जैक्टली अपोजिट है। हम सबसे पहले करने जा रहे हैं बेटा ग्लूकागॉन की चर्चा। अब मैं आपको बताऊं ये इतना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मैं बता देती हूं ताकि इसके पॉइंट्स को इतने ध्यान से सुनो। इसमें अधिकतर जो भी फंक्शन आप पढ़ने वाले हो, ग्लूकागॉन के जितने भी अधिकतर फंक्शंस आप पढ़ने वाले हो, वो सारे सेम टू सेम फंक्शंस होते हैं। आप जब एड्रीनल ग्लैंड में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो जो चीजें ये कर रहा होता है एग्जैक्टली सेम चीज एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एड्रीनल ग्लैंड के करेंगे, एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। क्योंकि अब आप देखना बेटा फंक्शंस पढ़ते जाओगे ना तो आपको फिर ऐसा होगा, अरे यार मैम
कौन ग्लूकोज तोड़ रही है, अरे कौन ग्लूकोज बना रही है, अरे कौन प्रोटीन तोड़ रही है, कौन लिपिड तोड़ रही है, कौन ये बना रहे हैं, तो कंफ्यूजन होती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्लूकागॉन के जो मैं फंक्शंस आपको प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज के लिए बताऊंगी, वो सेम फंक्शंस बेटा कॉपी पेस्ट होंगे एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स के लिए, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कॉपी होंगे कॉर्टिसोल के लिए भी। देखना अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तरीका इसी तरीके से पढ़ना। लेकिन तो यहां पे जो मैं फंक्शंस आपको समझाऊंगी बेटा, इसको ध्यान से सुनना एक बारी। हाँ, 10वीं में तो बेटा 10वीं वाला लेवल पढ़ा है ना, अभी तुम्हें 11वीं वाला लेवल पढ़ना है ना, अभी तुम 10वीं में नहीं हो, आओ, ठीक है ना। देखो, पहली बात तो ग्लूकागॉन का मतलब है, ग्लूकागॉन को बोला जाता है पहले तो प्रोड्यूस्ड बाय, पहले तो बेटा प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकागॉन को बोला जाता है हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन का क्या मतलब है? एक ऐसा हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। मुझे बताओ करेक्ट है, यस और नो? करेक्ट है बेटा ये चीज, यस और नो? हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, हाइपर मतलब मोर, ग्लाइसीमिक का मतलब होता है शुगर यानी कि ग्लूकोज। बेटा मैं अभी जब मैं तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोजन सबके बारे में बताऊंगी। यहां पे जो भी बेसिक्स बेटा यूज होंगे वो मैं साथ के साथ तुम्हें बताती जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। बट कैसे करता, कैसे है, यही पूरी इसकी कहानी एनसीईआरटी में दी है। जब मैं इंसुलिन के बारे में बताऊंगी तो इंसुलिन अपोजिट काम करता है, तो उसके बारे में लिखेंगे इट्स अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है क्योंकि एंटागोनिस्ट है ना, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये। अच्छा, जब मैं कह रही हूं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन तो ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, बट कैसे बढ़ा रहा है मैं अभी आपको बताती हूं। इसके जो टारगेट सेल्स होते हैं ना, मेन टारगेट सेल्स, हर किसी का टारगेट सेल तो होगा ही ना बेटा। इसका टारगेट सेल है हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके कैल्सिटोनिन का वन ऑफ द टारगेट होगा बोन्स, क्योंकि वो बोन में आके कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहा है। या फिर पैराथॉर्मोन का बोलूं तो जेजी सेल्स उसके टारगेट सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करके वो कह रहा है कि तुम कैल्सीट्रायोल बनाओ। कैल्सीट्रायोल का टारगेट सेल है जीआई ट्रैक्ट, क्योंकि वो जीआई ट्रैक्ट से कह रहा है तुम कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करो। हर किसी का एक टारगेट होता है जिस पर वो एक्ट करके अपना फंक्शन करवाता है। इसके टारगेट क्या है? हिपैटोसाइट। हिपैटो का मतलब है लिवर और साइट का मतलब है सेल। पर मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, देखो इसे बढ़ाना है ब्लड में ग्लूकोज, तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, इसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है। अब ये चिंतित है, ये सोच रहा है कि मैं कैसे ग्लूकोज को बढ़ाऊं। ये कहता है अरे आइडिया, हमारे पास एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं लिवर, और लिवर के अंदर हमारा खूब सारा ग्लूकोज स्टोर्ड होता है। पर कैसे स्टोर्ड होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मैं आपको ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी। जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है दैट इज स्टोर्ड मेजरली कहां स्टोर्ड होता है? आपके लिवर में। लिवर में सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, सो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ना बेटा। देखो अभी तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा नहीं है, अभी इसे मत बनाना, यहां जो लिखूंगी वो लिखवाऊंगी वो बनाना आप। जैसे ग्लूकोज 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 कई सारे, आपको पता है कितने? 30,000 ऐसे ग्लूकोज जब जुड़ता है तो बनता है ग्लाइकोजन। कैन यू बिलीव इट? हाउ मेनी? 30,000 ग्लूकोज। हाउ मेनी? 30,000। मैं पढ़ाऊंगी इस चीज को। 30,000 ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। तो ये लिवर को कहता है इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ग्लाइकोजन को तोड़ दो, क्योंकि जब आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो ग्लाइकोजन जिससे बना है वो चीज रिलीज हो जाएगी। ग्लाइकोजन बना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। समझे? यस?
हाँ OMG, ये ग्लूकोज, जैसे ग्लाइकोजन टूटता है तो क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बाहर रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन कैलकुलेट किया बेटा? तू तो किया नहीं बेटा, तू तो नहीं किया बेटा। तूने किया होता तो ऐसा बेटा तू यहाँ पे थोड़ी बैठा होता। आगे अगर तेरे को करना है तो बेटा सवाल से ज्यादा पढ़ ले, किसने काउंट किया। देखिए हम कह रहे हैं ये कैसे इंक्रीज कर रहा है बेटा ग्लूकोज। अब मैं कह रही हूं फंक्शन ऑफ हार्मोन। अगर मैं हार्मोन का फंक्शन देखूं तो मैं कह रही हूं नंबर 1, इसे किसी भी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है। ये कोई भी हथकंडा अपनाएगा पर ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो ये कर रहा है बेटा, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब आपको ना साइंटिफिक टर्म्स पता होने चाहिए बेटा, आपको साइंटिफिक टर्म्स पता होने चाहिए बेटा। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनो मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, टू रिलीज ग्लूकोज, समझ में आई बात? टू रिलीज ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लाइकोजन को तोड़ा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन जिससे बना है वो चीज ब्लड में रिलीज हो गई। पर ये यहां रुकेगा नहीं, यहां थमेगा नहीं। ये कहेगा अभी तो मेरा एक टारगेट अचीव हुआ है, मुझे और ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना है। ये कहता है कि यार देखो, एक ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कहता है यार देखो, कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बना है। उसे तोड़ के ग्लूकोज बनाना इज नॉट अ बिग डील। अगर मैं किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना दूं, अगर मैं किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अगर मैं उससे ग्लूकोज बनवा दूं तो वो बात ही कमाल की होगी। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बनवाता है, जैसे प्रोटीन्स, जैसे लिपिड्स। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बनवाता है। और जब कोई भी ऐसा हार्मोन जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बनवाए, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। क्या कहता है ये? इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस नाम पे ध्यान दीजिए। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, न्यू तरीका, न्यू मतलब न्यू वेज, जेनेसिस मतलब जेनरेशन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स like protein, फैट एक्सेट्रा। प्रोसेस नहीं जानना है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बना लिया तो बेटा ये बन जाएगा क्या? ये बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, ये कोई भी तरीके से ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है, ये कोई भी तरीका अपनाएगा ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का। चाहे फिर वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा हो, चाहे फिर वो किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रहा हो, ये कैसे मर्जी ग्लूकोज को बढ़ाएगा। और यहां बेटा ये देखो ना, आप खुद ही रिलेट कर पाओगे। इसके बारे में एक लाइन दी हुई है, इट प्रमोट्स प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। तो तुम बताओ ना, क्या ये पॉइंट ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड नहीं है? ये प्रोटियोलाइसिस करवा रहा है एंड लाइपोलाइसिस करवा रहा है। ये लिपिड को भी तोड़ रहा है और ये प्रोटीन को भी तोड़ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये आगे जाके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ये प्रोटीन्स को भी तोड़ रहा है, क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से तुम्हें ग्लूकोज बनाना है, इसीलिए प्रोटियोलाइसिस भी करवा रहा है, लाइपोलाइसिस भी करवा रहा है, क्योंकि तुम्हें सब चीजों से आगे जाके क्या बनाना है? तुम्हें सब चीजों से आगे जाके क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है।
all the ways to increase blood glucose level. बोलो हाँ या ना? यस, सारे तरीके बेटा ये अपनाएगा जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए. डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी. एक थम्स अप दे दो अगर कर लिया है बेटा, एक थम्स अप दे दो बेटा अगर कर लिया है. टारगेट सेल्स क्या है मेजर इसके टारगेट सेल्स है बेटा आपके लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स. ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? अभी तुम इंसुलिन का देखोगे, इंसुलिन एग्जैक्टली अपोजिट चीज करता है. इंसुलिन एग्जैक्टली अपोजिट चीज करता है. जो काम ये करेगा बेटा वो काम इंसुलिन नहीं करेगा, जो काम इंसुलिन करेगा वो काम ये नहीं करेगा. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूं और फिर बताना. ठीक है, फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे. अगर आपको स्टेटमेंट में दिया जाए ग्लाइकोजन प्रमोट्स, ट्रू या फॉल्स बताना. ग्लाइकोजन प्रमोट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ट्रू या फॉल्स? ग्लाइकोजन प्रमोट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ट्रू या फॉल्स? ग्लाइकोजन प्रमोट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ट्रू या फॉल्स? सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. ओ माय गॉड्स, क्या करूं मैं इन बच्चों का, क्या करूं मैं? जिन्होंने ट्रू लिखा है खड़े होके बेटा अपने आप को 5 मिनट खड़े रखो और पनिशमेंट दो. पूरी कहानी पढ़ा दी फिर भी गलत बताया, पूरी कहानी पढ़ा दी फिर भी गलत आंसर दिया. नलायको, अब क्या दोगले हो यार तुम लोग. इनहिबिटिन, अब आप क्या फॉल्स लिख रहे हो दोगले लोगों? अरे भाई अगर इसने सेल्स को ग्लूकोज अपटेक करने के लिए कह दिया तो सेल्स ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेंगी. अगर सेल्स ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेंगी तो ब्लड में से ग्लूकोज कम हो जाएगा ना भाई, जो इंसुलिन करती है. और नलायकों, शर्म लज्जा सब गायब हो चुकी है ना. कहां पढ़ाया था मैंने? एक्सक्रीशन में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, जब मैंने तुम्हें डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था. मैंने तुम्हें कीटोन्यूरिया का कॉन्सेप्ट बताया था और ग्लाइकोसूरिया का, कि इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को कैसे कम करती है. ब्लड से वो ग्लूकोज को कैसे कम करती है, वो सेल्स को कहती है कि तुम यूटिलाइज कर लो उसे. जब इंसुलिन आती है तो इंसुलिन कहती है तुम ब्लड में से ग्लूकोज गायब कर लो, तभी तो बेटा ब्लड से ग्लूकोज कम होता है. इसका काम ब्लड से ग्लूकोज को कम करना है या बढ़ाना है? इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज बना रहे, ज्यादा रहे. अगर सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेंगी, यूज कर लेंगी, तो ब्लड से ग्लूकोज कम हो जाएगा. नलायकों, सॉरी बेटा, क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? ओढ़ूं या बिछाऊं बताओ? हाँ, चलो डन. बैठ जाओ. चलो, अरे सोचा नहीं तो बेटा सोचने का काम बेटा कौन करेगा, मैम या तुम? ये बताओ. करते हैं इंसुलिन, लास्ट हार्मोन फॉर टुडे. इसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन. इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा हुआ है पहले देखो. पहले तो मुझे बताओ, क्या ये कभी वो सारे काम करेगी जो ग्लूकागॉन कर रहा है? हाँ, देखो ग्लूकागॉन जो भी काम कर रहा है क्या वो कभी करेगी? क्या ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगी? कभी नहीं, क्योंकि इसको ब्लड ग्लूकोज कम करना है. क्या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगी? नहीं, क्योंकि इसको ब्लड ग्लूकोज को कम करना है. ये वो सारे काम नहीं करेगी जो ग्लूकागॉन कर रहा है, ये दूसरे काम करती है. कैसे करेगी? अभी देखो, ये क्या कर रहा है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन.
reduces blood ग्लूकोज लेवल। कैसे रिड्यूस करती है अभी बताती हूं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। लेकिन इसके जो टारगेट सेल्स होते हैं ना बेटा, इसके जो टारगेट सेल्स होते हैं दो होते हैं। एक होता है बिल्कुल हेपाटोसाइट्स, लिवर सेल्स, क्योंकि ये लिवर सेल्स को कहती है तुम सेल्स यूटिलाइज कर लो ग्लूकोज। ये हेपाटोसाइट्स को कहेंगे कि तुम ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लो, सेल्स को भी कहेंगी यूटिलाइज कर लो, और लिवर सेल्स में जाके ग्लूकोज को ये स्टोर कर देंगी। देखो अभी मैं बताऊंगी। और इसका एक टारगेट होता है एडिपोसाइट्स। ये क्यों होता है अभी मैं बताती हूँ। एडिपोसाइट्स का मतलब फैट सेल्स है। एडिपोसाइट का मतलब क्या है, फैट वाली सेल्स। एडिपोसाइट टिश्यू पड़ा था ना, एडिपोज टिश्यू, यस। अभी देखो सबसे पहले ये करती हैं, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज नहीं बोला है मैंने, ग्लाइकोजेनेसिस। अभी देखो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ती है और ये ग्लाइकोजन को बनाती है, क्योंकि जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज रिलीज होगा, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। इसे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। ये ग्लूकोज को ले जाके लिवर में स्टोर कर देगी। कैसे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मैं साइड में लिख देती हूं अगर किसी को पता नहीं है। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बनेगा मतलब कि ग्लूकोज स्टोर हो रहा है। एक्चुअल में ग्लाइकोजन होता क्या है, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सबको सिट डाउन बेटा, सबको सिट डाउन करने के लिए मैंने बोल दिया है। सब सिट डाउन हो जाओ अब, पक्का, ठीक है। ये ग्लाइकोजेनेसिस करवा रही है। ऑफ कोर्स अगर ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। लेकिन फिर भी अगर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है ना, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फैट, कन्वर्टेड इनटू फैट एंड देन stored within adipocytes. Adipocytes क्या है, फैट फिल्ड सेल्स। ये क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज को इसे घटाना है ना यार, तो ये जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज होता है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है बेटा, फैट में, और फिर ये इसे स्टोर कर लेती है एडिपोसाइट्स के अंदर। तो ये क्या करेगी बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस तरीके से भी ये कम कर रही होती है। बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या। अगर मैं सेल्यूलर अपटेक की बात करूं तो ये क्या करेगी बेटा, इट प्रमोट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्स को कहेगी भैया हाँ यूटिलाइज कर लो, ब्लड में से कम कर दो। इट प्रमोट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। बोलो हाँ या ना, किसी को यहां तक कोई दुख दर्द समस्या बेटा। इट प्रमोट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इतना ही है, इतना ही है। इससे रिलेटेड जो एक बीमारी है थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता देती हूं। इजी यार, बस एक ही बात तो याद रखनी है, और ना लाइसिस, जेनेसिस, ग्लाइकोजन, ग्लूको, बस इन शब्दों पे ध्यान देना है तो तुम्हें मतलब ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। जहां बोल रहे हो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, जहां बोल रहे हो ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेकडाउन, जहां बोल रहे हो प्रोटियोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। यही शब्द तो ध्यान देने हैं। इतना पता अगर होगा कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बना है तो कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को तोड़ना चाहिए, कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को बनाना चाहिए, ये तो खुद ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा।
अगर ये पता है कि एक ब्लड से ग्लूकोज को कम कर रहा है तो डेफिनेटली वो सेल्स को कह रहा है कि ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लो, प्रमोट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इट इज दैट सिंपल, इट इज लॉजिकल बेटा। अगर आप रट्टोफाइंग करते रहोगे और आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे फिर तो आप रटते रह जाओगे बेटा, ठीक है ना। एक एक चीज से कितनी सारी डिफरेंट पॉइंट्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना। लास्ट बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है इसके बारे में पढ़ा मैं चुकी हूं। आप 12th क्लास में जब जाएंगे ना तो एक टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस का जिक्र होगा, उस वजह से मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाह रही हूं, अतिरिक्त आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, वहां पे ये चीज काम आएगी। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि काम का नहीं है यहाँ, बट वहां पे बेटा एक डायबिटीज का टाइप मेंशन होता है, टाइप 2 डायबिटीज या एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, है ना। तो उस वजह से छोटी सी एक बात यहाँ पे मैं बताऊंगी। वैसे आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इसमें तुम्हें ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया की कंडीशन दिखती है, जो तुम एक्सक्रीशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया की कंडीशन दिखती है, पूरी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी थी ऐसा क्यों होता है। ये क्या था बेटा, ग्लूकोज रिलीज होता है थ्रू यूरिन। इंसुलिन में प्रॉब्लम है और यहां कीटोन बॉडीज रिलीज थ्रू यूरिन, ये आप ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हो। मैं यहां पे कौन सी चीज आपको बताने वाली हूं ये समझना, ठीक है ना। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटिस जिसे आप शुगर के नाम से भी जानते हो, तो ये होता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंसुलिन, ऐसा ही पढ़ते हो, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंसुलिन, ऐसा ही पढ़ते हो बच्चे, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंसुलिन। लेकिन बेटा आपको पता है ये एक्चुअल में 2 प्रकार की होती है। हाँ, स्वीट यूरिन भी मैंने बताया था इशरत, हालांकि नोबडी हैज टेस्टेड द यूरिन, बट स्वीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज रिलीज हो रहा है ना। बेटा देखो एक्चुअल में ना 2 प्रकार के, अब ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है भी और नहीं भी, क्योंकि ये आपके 12वीं में काम आएगा बेटा। एक होता है पता है टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा, आप में से कई लोगों ने ये कहीं देखा हो, पता नहीं मुझे तुमने देखा या नहीं, कई बार यंग एज में भी डायबिटीज होती है। यूजुअली जब हम डायबिटीज सोचते हैं ना तो हमें लगता है एज के साथ होगी, अरे ओल्ड एज में होती है, ये तो बूढ़े लोगों को होती है, हमें थोड़ी होती है डायबिटीज, यंग एज में थोड़ी होती है। यंग एज में भी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होती है बेटा, डायबिटीज मेलाइटिस जो है ना बेटा, ये DM के नाम से शॉर्ट में आप कहो, तो ये जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है ये 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। एनसीईआरटी एक्चुअल में जो जिक्र करती है ना वो टाइप 2 का जिक्र करती है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन में देखोगे कि डायबिटीज कैसे हुई, एनसीईआरटी ने कैसे दिया है। एनसीईआरटी कहती है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। आपके पल्ले नहीं अभी समझेगा, क्योंकि आपको लगे ये क्या दिया हुआ है, अभी मैं आपको समझाती हूँ, इसीलिए ये बताना जरूरी है। देखो मैं एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, मैं एक काम करूंगी, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्लाइड में रख दूंगी बेटा। मैं ना भगा के नहीं पढ़ा सकती, बताना तो पड़ेगा आराम से, है ना। कल सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी कैटलिस्ट को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। अभी आप खुद इसे अटेम्प्ट करना, 4-5 क्वेश्चन है, आप इसे खुद अटेम्प्ट करना। मैं कल आके फर्स्ट चीज क्या करूंगी, वो क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। और कल कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे जब हम एड्रीनल ग्लैंड आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। अभी देखो ये मुस्कान बेटा, अभी स्पैमिंग नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो मैं कमेंट ऑफ कर दूंगी, है ना। देखो टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, एक्चुअल में ये टाइप 1 डायबिटीज होती है यंग एज में, 20 साल से पहले, यंग एज में होती है 20 साल से पहले। और ये पता है बेटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसीलिए इतना खतरनाक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है ना बेटा, आपकी बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है, और जब आपकी बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा। जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो ब्लड ग्लूकोज कम नहीं हो पाएगा। मुझे बताओ इसमें कोई दुखदर्द समस्या? आपके एनसीईआरटी में बायोटेक में ये वाला दिया हुआ है, मैं इसलिए यहां पे लिख दे रही हूं, दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान, अपने रिस्क पर पढ़िए, मैं वैसे भी कम ही बताती हूं, पर इतना कोई दिक्कत नहीं है बेटा ये पढ़ने वाला, है ना, बहुत इजी है। मैंने बोला एक यंग एज में होता है, इसमें एक्चुअल में आपकी इंसुलिन की कमी होती है, इसमें बॉडी में एक्चुअल में इंसुलिन कम हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में बीटा सेल्स डैमेज कर दिए।
आपकी एंटीबॉडीज बनती है जो बीटा सेल्स पर ही अटैक कर देती है। और सोचो बीटा सेल्स अगर खत्म हो गए बेटा, तो वही तो इंसुलिन बना रही थी। अगर बीटा सेल्स खराब हो गए तो कौन इंसुलिन बनाएगा? इन बंदों में, इन व्यक्तियों में एक्चुअल में इंसुलिन कम हुआ है, और इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाला कोई नहीं है। ये तो बेटा अपनी खुद की गलती की वजह से यहां तक आप पहुंचे हैं। इसे बोला जाता है एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, जो एडल्ट्स में होता है, जो एज के साथ होता है। पता है क्यों? अब यहां एनसीईआरटी की लाइन आती है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, समझना इस लाइन को, इतनी प्यारी लाइन है, मेक्स द रिसेप्टर्स insensitive to insulin, hence insulin cannot work, hence insulin cannot work and blood glucose increases। बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझो इस चीज को। यार यहां प्रॉब्लम पता है किसमें है? यहां ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंसुलिन की कमी है, एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज बोल रहे हैं, एज के साथ हो रहा है। हाँ ये मैंने बताया भी था ना, हाँ ये मैंने एक्चुअल में इसके बारे में ही बताया था, ये ग्लाइकोसूरिया समझाते वक्त। एक्चुअल में जिन बच्चों को याद है उन्होंने जेन्युइनली पढ़ा है। मैंने कहा प्रोलॉन्ग्ड, यार तुम हो ढीठ, तुमने क्या किया, लगातार अपने ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाए रखा, लगातार ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा, कोई चेक ही नहीं रखा बेटा, सारे वही आइटम्स खा रहे हो जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़े, बैलेंस डाइट ही नहीं है, लगातार ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। बॉडी भी बेटा एक टाइम के बाद जवाब दे देती है, यार सारे हार्मोन्स को काम करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। अब देखो यहां पे मैं कह रही हूं ये तुम्हारे सेल्स थे जो ग्लूकोज को यूज करेंगे। कैसे ग्लूकोज को यूज करेंगे? क्योंकि इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हार्मोन बाइंड करता है, और फिर हार्मोन इनको कहता है कि काम करो अपना। क्या समझे? ये सेल्स हैं जिन सेल्स को ग्लूकोज यूज करना है। ये क्या है बेटा? ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं। ये देखो बेटा मैं काफी मेहनत करके आपको ये टॉपिक समझा रही हूं ताकि ना आपको एक्चुअल में फील आए, यार सिर्फ रट्टा ना करो तुम, रट्टाफिकेशन मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। वैसे भी ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, समझ रहे हो? ये सेल्स हैं। अब भाई इंसुलिन क्या करता है ना, इंसुलिन ये रिसेप्टर से बाइंड करता है, और इंसुलिन जब इन रिसेप्टर से बाइंड करता है तभी इंसुलिन अपना काम करवा सकता है, तभी इंसुलिन इनसे कह सकता है कि तुम ग्लूकोज को यूज करो, तभी इंसुलिन क्या कह सकता है कि तुम ग्लूकोज को यूज करो, तभी ये ग्लूकोज को यूज कर पाएंगी। अब बेटा जी तुमने इतना लगातार ग्लूकोज बढ़ाया हुआ है, इतना ग्लूकोज बढ़ाया हुआ है, इतना ग्लूकोज बढ़ाया हुआ है कि तुम्हारी ये जो रिसेप्टर्स है काम कर करके थक चुकी हैं, अब ये पक चुकी हैं, अब ये इनसेंसिटिव हो चुकी हैं। अब ये कह रही हैं तुमने मुझसे इतना काम करा लिया है कि अब आई हैव बिकम इनसेंसिटिव। यहां एक्चुअल में इंसुलिन की कमी नहीं हुई है, यहां इंसुलिन तो है, बस रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव है। यहां एक्चुअल में इंसुलिन कम है क्योंकि यहां सेल्स डैमेज हो चुके हैं। यहां इंसुलिन कम नहीं है, यहां इंसुलिन तो है लेकिन रिसेप्टर्स में का दिमाग खराब हो चुका है, रिसेप्टर्स थक चुकी हैं, रिसेप्टर्स इंसुलिन को कम कर करके एक एज के बाद वो थक चुकी हैं। यहां इंसुलिन है नॉर्मल, यहां रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव है। तो बेटा ये देखो, ये तुम्हारे हो सकता है यहां पेपर में नहीं आए, बट जब आप बायोटेक में पढ़ोगे ना तो वहां एक लाइन आती है एडल्ट डायबिटीज, तो वहां पे ना समझ नहीं आता है कि अच्छा ये क्या है। तो बच्चे ने पहले से अगर पढ़ा हुआ होता है तो उसको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वाली चीज थी। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बेटा लंबे दौरान, लंबे दौरान के लिए। जैसे आप बेटा लंबे दौरान के लिए स्पैमिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लंबे दौरान के लिए अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहे ना, तो जैसे रिसेप्टर का दिमाग खराब हो गया है वैसे बेटा मैम का भी दिमाग खराब हो जाएगा, समझे ना? करें? यस हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है रवि।
रवि का एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है कि मैम ऐसे लोग भी तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ना। यहां तो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके पास तो एक्चुअल में इंसुलिन नहीं है, इनके पास तो एक्चुअल में इंसुलिन नहीं है, तो इंजेक्शन ले रहे हैं। ये भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, फिर इनका क्या काम है? इनका तो इंसुलिन नॉर्मल है। एक्चुअल में बेटा इनको इंसुलिन के इंजेक्शन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि यार जितने भी रिसेप्टर्स है ना यार, एटलीस्ट उनके लिए हम भर भर के इंसुलिन अवेलेबल करा दें, ताकि यार कुछ तो इंसुलिन बाइंड कर जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना यार, तुम हो, तुम रिसेप्टर्स हो, तुम इनसेंसिटिव हो बिल्कुल, हम तुम्हें समाप्ति एक्सप्रेस करा दे, एनसीईआरटी रीड करा दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, फलाना करा दे, ढिमकाना करा दे, अरे कुछ तो पड़ेगा बंदा, अरे कुछ तो जाएगा इसके भेजे के अंदर, समझ रहे हो ना? बिल्कुल वैसा ही है बेटा, सच में बता रही हूं, मजाक नहीं कर रही, रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम सोचते हैं कुछ तो समझ आएगा ना। यहाँ पे इंसुलिन नॉर्मल है, बट मैं क्या कर रही हूँ, अपनी तरफ से और ज्यादा इंसुलिन प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अरे कोई तो रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा ना, अवेलेबिलिटी बढ़ा दी मैंने। मैं जब अवेलेबिलिटी बढ़ा दूंगी तो कोई ना कोई रिसेप्टर तो मैम काम कर ही जाएगा, समझ रहे हो? यस, इसीलिए इंजेक्शन लेते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर सवाल बढ़िया था, है ना? वाओ कॉन्सेप्ट था एकदम, वाओ। एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार करा देती हूँ पैंक्रियाज की, और एनसीईआरटी के कैटलिस्ट के क्वेश्चंस छोड़ दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कल मैं आके डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? यस, देखो देखो, पैंक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, एक्ट एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है? एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, जो 1 to 2% ही होते हैं पैंक्रियाटिक टिश्यू के, 1 से 2% में इतने मिलियन। टू मेन टाइप ऑफ डायबिटीज, टू मेन टाइप ऑफ सेल्स, डायबिटीज वहां लिखी थी, टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सिक्रीट इंसुलिन। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, बाद में बताऊंगी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, अलॉन्ग विद इंसुलिन बेटा इट मेंटेन्स। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल, यानी कि हिपैटोसाइट, टारगेट सेल से क्वेश्चंस आते हैं, टारगेट सेल से क्वेश्चन आते हैं। इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, यानी हाइपरग्लाइसीमिया, एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। In addition, this hormone stimulates process of gluconeogenesis, which means बेटा non-carbohydrate source से glucose बनाना, that contributes again to hyperglycemia. Glucagon reduces cellular uptake and utilization. Glucagon is hyperglycemic hormone. अब बोलोगे मैम इसमें प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस तो नहीं दिया हुआ। जहां ग्लूकोनियोजेनेसिस दिया हुआ है, जो भी हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रही है, वो प्रोटियोलाइसिस करा रही है, वो लाइपोलाइसिस करा रही है। ये ध्यान रखो, आगे एड्रीनल के ग्लैंड के हार्मोन के फंक्शन समझने में भी सेम पॉइंट काम आएगा, ठीक है? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स पे भी काम करती है और हेपाटोसाइट्स पे भी काम करती है। इट एनहांसेस बेटा सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये सेल्स को कहती है ग्लूकोज यूज कर लो, ठीक है? देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। टारगेट सेल्स को कहती है यूटिलाइजेशन कर लो, जब ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा तो ब्लड से ग्लूकोज मूव कर जाएगा, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। Insulin stimulate conversion of glucose into glycogen, that is glycogenesis in target cell. Glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by insulin and glucagon. ठीक है? Prolonged hyperglycemia leads to complex disorder called diabetes mellitus. लंबे दौरान के लिए हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो बेटा डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड हार्मफुल कंपोनेंट कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन। दे आर ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो आप बायोटेक में पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रही हूं, सॉल्व कर लेना। एक बच्ची पूछ रही है एक चीज, तो आज गाने की जगह एक बात आप लोगों को बता देती हूं, ठीक है ना? अभी लास्ट क्लास में अलग सर भी आए थे, आपके क्लास में तो नहीं, मेरे लक्ष्य का क्लास था, और तब सर आए थे, सर ने भी बच्चों को एड्रेस किया। हालांकि हम सब भी वही बात बोलते हैं बेटा आपको, जो आपका डाउट रहता है, अभी हो जाएगा क्या मैम,
अभी पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या मैम, है ना? तो आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है, अभी शुरू करेंगे तो हो जाएगा क्या मैम? आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। और आप बताओ बेटा, पहली बात मैंने आपको हमेशा कहा है, आप 11वीं के स्टूडेंट्स हैं, चलो एटलीस्ट आपके साथ एक बात अच्छी है कि आपको अगले साल नीट एग्जाम नहीं देना। दिस गुड कि आपको अगले साल नीट एग्जाम नहीं देना। ऑल्सो जब आप 12th में जाते हो तो एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है बेटा 11वीं कक्षा का, क्योंकि तुमको खुद को पता है कि तुमने बर्बाद करी है या तुमने सही करा है। अब बेटा यहां से हो जाएगा या नहीं बेटा, वो डिसाइड करेगा कि यहां से तुम्हारा एटीट्यूड क्या है और तुमने अपने अंदर क्या चेंजेस किए हैं। अगर सेम एटीट्यूड से पढ़ोगे तो यहां से भी नहीं होगा बेटा, और अगर बदल के करोगे कोई चीज तो डेफिनेटली चेंज होगा। तो ये तो तुम पे टोटली निर्भर करेगा कि यहां से होगा या नहीं। देखो 12th स्टार्ट होने में अभी क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स अभी हैं। 12वीं स्टार्ट होने में 5 मंथ्स है, और 5 मंथ्स में बेटा कुछ तो तुम पढ़ोगे यार, कुछ तो पढ़ाई होगी। मैं हमेशा कहती हूँ भाई थोड़े तो अपर हैंड लेके जाओ 12वीं कक्षा में, ठीक है? जितना बर्बाद कर दिया, जो आने वाला है उसे तो बर्बाद मत करो। 0 लेके जाने से तो बेहतर बेटा 30% 40% लेके जाना तो है ही ना, कम से कम 20 30 40 कुछ तो परसेंट बेटा पढ़ाई लेके जाओ 12वीं कक्षा में। और बेटा सोचो मत, सिर्फ सोचते रहने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, कार्य करो, काम करो। ख्याली पुलाव पकाने से तैयारी नहीं होगी, आज शुरू करूंगा कल, जो ऐसे सोचता है ना कल से करूंगा, वो उसका कल कभी नहीं आता है। मैं कल से शुरू करूंगा वाला बंदा नहीं बनना है, मैं अभी से शुरू करूंगा वाला इंसान बनना है। अभी से शुरू करने की सोचोगे, प्रॉपर प्लानर बनाओगे तो कुछ तो बेटा कंटेंट प्रिपेयर्ड रहेगा जब 12th में एंटर करोगे तो, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू, आपको ये चीज बहुत बेटा, और ये अभी भी कुछ बच्चे, मैं बोल रही हूँ ना, नवंबर खत्म होने के बाद भी पूछेंगे अभी से शुरू करूं तो होगा। आंसर इज ऑलवेज द सेम। करोड़ों वीडियोस है बेटा इस चीज पे पड़ी हुई है, सब कोई तुम्हें एक ही चीज समझाता है। लेकिन काम करने वाला व्यक्ति अगर खुद काम ना करे तो ज्ञान देने वाले व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन तुम्हें ज्ञान दे रहा है और क्या ज्ञान दे रहा है। अगर तुम्हारे अंदर बेटा इंटेंशन नहीं है पढ़ाई करने की तो बेटा तुम्हें आके बेटा कोई भगवान भी आके तुम्हें हाथ पकड़ के थोड़ी पढ़ा देगा बेटा, ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, आपको खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी। रियलाइज करो क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एक छोटा सा चेंज बेटा आपके अगर रूटीन में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके रिजल्ट के ऊपर भी। सो वो छोटे चेंजेस को रियलाइज करो, गलतियों को रियलाइज करो और बेटा इंप्रूवमेंट करो, और अभी से शुरू करो, कल से नहीं, कल से नहीं होता है, आज से होता। ठीक है, ठीक है। इसी बात के साथ में बेटा मिलते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कल गाना सुनाएंगे, अब कल मिलते हैं आपकी क्लास में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा आपको कैसा लगा लेक्चर, और शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, सब पॉसिबल है यार, तुम्हारे लिए तो हद पॉसिबल है। ठीक है ना, चलो बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।